हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड यानी LNT का FY20 का फंडामेंटल एनालिसिस करने जा रहे हैं। ये फंडामेंटल एनालिसिस पूरे एक साल का यानी 12 मंथ्स का होगा और ये मार्च 2020 में खत्म होने वाले साल के लिए होगा। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हम पाइथागोरस स्कोर की मदद लेंगे। पाइथागोरस स्कोर प्रोफेसर जोसेफ पाइथागोरस, जो कि अकाउंटिंग के प्रोफेसर थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उन्होंने इस टूल की शुरुआत की और आज दुनिया के ज्यादातर फंडामेंटल एनालिस्ट इस टूल का यूज करते हैं। इसमें 9 क्राइटेरिया होते हैं और कंपनी को फुलफिल करने के लिए 1 पॉइंट मिलता है प्रत्येक क्राइटेरिया में। यदि कंपनी किसी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाती है तो वहां उसे 0 पॉइंट मिलता है। तो कोई भी कंपनी मैक्सिमम 9 पॉइंट्स अचीव कर सकती है, लेकिन यदि जो कंपनियां 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती हैं उन्हें हम स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनियां कहते हैं। वहीं 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करने वाली कंपनियां एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनियां कहलाती हैं और कंपनियां जो कि 0, 1, 2 या 3 का ही स्कोर अचीव कर पाती हैं वो पुअर फंडामेंटल वाली कंपनियां होती हैं और हमें उनमें इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये एनालिसिस जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर 3 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है प्रॉफिटेबिलिटी जिसमें 4 क्राइटेरिया है, दूसरी कैटेगरी है लीवरेज जिसमें 3 क्राइटेरिया हैं और तीसरी कैटेगरी है ऑपरेशनल एफिशिएंसी जिसमें 2 क्राइटेरिया हैं। तो हम इनको बारी बारी से लेंगे और हमारा ये एनालिसिस 3 राउंड्स में कंप्लीट होगा। उसके बाद में हम ग्रे एरियाज में देखेंगे कि यदि कंपनी का स्कोर कम रहता है तो हम वो देखेंगे कि कहां पर कंपनी और अच्छा अचीव कर सकती थी और यदि कंपनी ने कोई स्कोर अचीव नहीं किया है तो उसके पीछे क्या रीजन है। तो ये सब मिलेगा हमारे ग्रे एरियाज वाले सेक्शन में, जो कि हम लास्ट में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के। तो यहाँ पर हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने पहले राउंड से, जो कि है प्रॉफिटेबिलिटी का राउंड और इसमें है 4 क्राइटेरिया। जो पहला क्राइटेरिया है वो है पॉजिटिव नेट इनकम, यानी कंपनी की जो नेट इनकम है वो पॉजिटिव होनी चाहिए करंट ईयर में। तो हम देखते हैं कंपनी की कितनी रही है नेट इनकम। यहाँ पर हमने देखा कि कंपनी की जो नेट इनकम है वो 10,822 करोड़ रही है करंट ईयर में। जैसा कि आप यहाँ पर डाटा शीट में देख रहे हैं, यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं। पहला कॉलम है मार्च 2020 का और दूसरा कॉलम है मार्च 2019 का। अभी हमें सिर्फ पहले कॉलम से मतलब है, यानी अभी हमें डाटा करंट ईयर का ही देखना है। तो हमने यहाँ पर चेक किया और देखा कि जो नेट प्रॉफिट है वो पॉजिटिव फिगर है, 10,822.32 करोड़ इसकी नेट इनकम आई है। तो यहाँ पर कंपनी इस कंडीशन को फुलफिल करती है और कंपनी को यहाँ पर मिलता है 1 पॉइंट। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया को। दूसरा क्राइटेरिया कहता है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट, यानी जो कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमने चेक किया कि करंट ईयर में क्या सिचुएशन रही है। यहाँ पर हमने देखा कि जो रिटर्न ऑन एसेट है कंपनी का वो 3.09% है, जो कि एक पॉजिटिव फिगर है और हम यहाँ पर कंपनी को इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए 1 पॉइंट और देंगे। तो अब तक कंपनी ने 2 क्राइटेरिया में से 2 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। आते हैं हम तीसरे क्राइटेरिया में, जो है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो। इसमें हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है या ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो कंपनी को 1 पॉइंट और मिलेगा। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं। हमने चेक किया कंपनी की वेबसाइट से जाकर के और हमने वहां से इनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस डाउनलोड किया और हमने देखा कि इनका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो 6,693.88 है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी कंपनी ने इस कंडीशन को फुलफिल कर लिया है और इनकी जो पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो इनको 1 पॉइंट दिलाने में सफल रही है। अब हम देखते हैं अपने चौथे क्राइटेरिया को। ये क्राइटेरिया थोड़ा सा ट्रिकी है और इसमें है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस ग्रेटर देन नेट इनकम, यानी अभी जो हमने 3rd क्राइटेरिया में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस देखा था वो 1st क्राइटेरिया के नेट इनकम से ज्यादा होना चाहिए। यदि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेट इनकम से ज्यादा होगा तो ही कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा और यदि नहीं होगा तो कंपनी को 0 पॉइंट मिलेगा। तो हमने चेक किया, जैसा कि हमने देखा था कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस था 6,693 करोड़ और जो इनकी नेट इनकम थी वो थी 10,822 करोड़।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो नेट इनकम से ज़्यादा नहीं है और इसलिए हम कंपनी को यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं देंगे। ये आप डाटा को देख सकते हैं, मैं दोबारा से दिखा रहा हूँ और ये रहा इनका डाटा नेट इनकम का भी। तो इस प्रकार से कंपनी को इसमें मिलते हैं 0 पॉइंट और कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी का स्कोर हो जाता है वो हो जाता है 3। तो हमारा पहला राउंड खत्म हुआ है और पहले राउंड में कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी में मिलते हैं 3 पॉइंट्स और कंपनी का स्कोर हो जाता है 3। अभी हमारा पहला राउंड खत्म हुआ है, अभी हमारे 2 राउंड्स और हैं। दूसरा राउंड हम देखते हैं, ये है लीवरेज का राउंड और इसमें लीवरेज और लिक्विडिटी से संबंधित रेशियो होंगे। हमें उनका स्टडी करना होगा और देखेंगे कि कंपनी ने लीवरेज और लिक्विडिटी के फ्रंट पर क्या किया है। इसमें 3 क्राइटेरिया होंगे, आइए चेक करते हैं वो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करंट ईयर। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो असेसमेंट का तरीका है, जो एनालिसिस का तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और हमें अब जो वर्ड्स लोअर और हायर वर्ड्स मिलेंगे आगे से, उनका मतलब है कि हमें पिछले साल से यानी प्रीवियस ईयर 2019 से कंपेयर करना पड़ेंगे। तो हमें ये देखना है कि जो लॉन्ग टर्म डेब्ट रेशियो है वो लास्ट ईयर से कम हुआ है या नहीं, यानी कंपनी ने अपनी लीवरेज पोजीशन में इंप्रूवमेंट किया है नहीं। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या हुआ है। लास्ट ईयर जो कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो था वो था 2.02 और ये इस बार बढ़ गया है 2.11 हो गया है, जबकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था और कंपनी की लीवरेज बढ़ गई है जबकि इसको कम होनी चाहिए थी, इसलिए हम कंपनी को देते हैं 0 पॉइंट। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्राइटेरिया में जाते हैं जो कि है हायर करंट रेशियो। करंट रेशियो का मतलब होता है कि लिक्विडिटी की पोजीशन। यहाँ पर जो क्राइटेरिया है वो कहता है कि लिक्विडिटी की पोजीशन इंप्रूव होनी चाहिए, यानी जो करंट ईयर का करंट रेशियो है वो लास्ट ईयर के करंट रेशियो से बढ़ के आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने चेक किया डाटा को, तो हमने देखा कि लास्ट ईयर इनका जो करंट रेशियो था वो था 1.24, जो कि इस बार यानी मार्च 2020 में बढ़ करके 1.26 हो गया है और ये बड़ा है, इसलिए हम कंपनी को यहाँ पर 1 पॉइंट देंगे क्योंकि कंपनी ने अपनी लिक्विडिटी की पोजीशन को इम्प्रूव किया है। तो अभी तक हमने देखा 2 क्राइटेरिया और जो अब हमारा तीसरा क्राइटेरिया है लीवरेज में वो थोड़ा सा डिफरेंट है और ये कहता है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। इसका मतलब है कि कंपनी के जो शेयर्स हैं वो डाइल्यूट नहीं होनी चाहिए, उसकी इक्विटी डाइल्यूट नहीं होनी चाहिए और ये तभी संभव है जब कंपनी कोई नए इक्विटी शेयर्स को इश्यू ना करे। तो हमें केवल इतना चेक करना है कि क्या कंपनी ने कोई नए इक्विटी शेयर इश्यू किए हैं। यदि ऐसा होगा तो कंपनी को 0 पॉइंट मिलेगा और यदि कंपनी ने कोई नए इक्विटी शेयर्स इश्यू नहीं किए होंगे तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं और हमने इनका जो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है वो हमने डाउनलोड किया और हमने देखा कि कंपनी का किसी भी तरह का कोई कैश इन्होंने इक्विटी शेयर से नहीं हासिल किया है और इन्होंने कोई भी इक्विटी शेयर इशू नहीं किया है। तो यहाँ पर कंपनी ने इस कंडीशन को फुलफिल किया है तो कंपनी को यहाँ पर मिलता है 1 पॉइंट। तो अब हमने देखा कि कंपनी की जो लीवरेज वाली कैटेगरी है उसमें कंपनी को मिलते हैं 2 पॉइंट्स और दूसरा राउंड खत्म हुआ, दूसरे राउंड में कंपनी को मिलते हैं 2 पॉइंट्स और स्कोर हो जाता है कंपनी का 5। तो अब तक हमारे 2 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, 7 क्राइटेरिया हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारे पास केवल 1 राउंड है जो कि है ऑपरेशनल एफिशिएंसी का और उसमें केवल 2 क्राइटेरिया हैं। देखते हैं कंपनी कैसा इसमें परफॉर्म करती है। तो हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला क्राइटेरिया देखते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी का। ये कहता है कि हायर ग्रॉस मार्जिन, यानी जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वो लास्ट ईयर के ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से या ग्रॉस मार्जिन से ज्यादा होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। लेकिन हमने जब इनके डाटा को चेक किया तो हमने देखा कि मार्च 2019 में इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था वो था 12.89% और ये बढ़ करके 18.37% हो गया है, जो एक इम्प्रूवमेंट है और यहाँ पर कंपनी को मिलेगा पूरा 1 पॉइंट। तो आपने देखा कि किस तरह से कंपनी ने अपनी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को बढ़ाया ग्रॉस प्रॉफिट के मार्जिन से, अपने ग्रॉस मार्जिन से, तो कंपनी को 1 पॉइंट मिला। अब हम एक चीज और चेक करेंगे कि क्या कंपनी का जो एसेट टर्नओवर रेशियो है वो पिछले साल से ज्यादा रहा है या नहीं। ये हमारी 9वीं और अंतिम क्राइटेरिया है और हमें चेक करना है कि जो कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो है वो
ज्यादा रहा है या नहीं है, यानी कंपनी ने अपने एसेट्स का भरपूर यूज किया है या नहीं। तो इसके लिए हम चेक करते हैं, और हमने चेक किया लास्ट ईयर एसेट टर्नओवर रेशियो था 50.51, जो कि इस बार कम हो गया है और 47.20 हो गया है। इसके क्या कारण है वो सब हम अभी देखेंगे अपने ग्रे एरियाज में। तो यहाँ पर हमने देखा कि कंपनी ने इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया है, और यहाँ पर हम कंपनी को देते हैं 0 पॉइंट। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट, और तीसरे राउंड में कंपनी को 1 पॉइंट मिलने के साथ में कंपनी का जो स्कोर हो जाता है वो हो जाता है 6। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम था, मैंने आपको बताया था कि यदि कोई कंपनी 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती है तो वो एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स ये प्रश्न करेंगे कि L&T तो बहुत अच्छी कंपनी है, L&T तो बहुत नामी गिरामी कंपनी है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। वो फ्रेंड्स सारी चीज़ें अलग होती हैं, और किसी भी कंपनी का जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो हमें ये नहीं देखना होता है, बल्कि हमें ये देखना होता है जो कि उसके पॉइंट्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो अभी आया है वो ये आया है कि L&T एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी है। हालांकि जिन लोगों की ये क्वेरी है कि नहीं L&T तो बहुत अच्छी कंपनी है, तो उनको हमारे ग्रे एरियाज वाला सेक्शन देखना चाहिए, जो अभी मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो हम इसमें देखेंगे कि कहाँ पर कंपनी चूक गई है, और थोड़ी सी चूक से कंपनी के पॉइंट्स निकल गए हैं हाथ से। तो यहाँ पर जैसा कि आपने अभी देखा कि हमने प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी ने 4 में से 3 पॉइंट्स हासिल किए हैं, लीवरेज में 3 में से 2, और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में 2 में से 1 पॉइंट मिला है। तो कंपनी ने अपनी तीनों कैटेगरीज में से 1-1 पॉइंट गंवाया है, तीनों राउंड में 1-1 पॉइंट गंवाया है। और वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, वो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जहां पर कंपनी पॉइंट्स अचीव नहीं कर पाई है। तो यही पर्पज है हमारा ग्रे एरिया का। तो हम इसमें प्रॉफिटेबिलिटी, लीवरेज और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ये सभी को लेंगे और देखेंगे कि वो कौन कौन से ग्रे एरियाज रहे हैं। तो सबसे पहले लेते हैं प्रॉफिटेबिलिटी। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रही है, इन्होंने कंपनी ने 1 पॉइंट लूज किया है, वो लूज किया है कैश फ्लो इनका नेट इनकम से कम है। जनरली किसी भी कंपनी का यदि कैश फ्लो नेट इनकम से ज्यादा है तो वो कंपनी एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी वाली कंपनी कहलाती है। और यदि ऐसा होता है तो उसके बाकी के जो लिक्विडिटी वाले, जैसे कि जो हमारा करंट रेशियो है, वो ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाता है। तो यदि ये चीज इंप्रूव होती है, कंपनी का कैश फ्लो इज ग्रेटर देन नेट इनकम, तो डेफिनेटली उसका जो लिक्विडिटी है वो भी इंप्रूव हो जाती है। तो इस वजह से 1 पॉइंट कंपनी ने यहाँ पर गंवाया। जो दूसरा है लीवरेज वाला, इसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि जो डेप्ट इक्विटी रेशियो है, वो इनका जो डेप्ट है वो लगभग 17% इंक्रीज हुआ है। इन्होंने नए लोन खोले हैं, और जो लोन है वो लास्ट ईयर 82,323 करोड़ के थे, जो कि इस बार 96,687 करोड़ के हो गए हैं। तो यहाँ पर इनकी जो लाइबिलिटीज हैं ये बढ़ गई हैं, और इसकी वजह से ये 17% बढ़ा है। तो इसकी वजह से इनका जो लीवरेज की पोजीशन है वो खराब हुई है। और ना केवल इतना, बल्कि इसका जो बर्डन है वो आगे वाले क्वार्टर्स पर भी हमें देखने को मिलेगा। तो ये था लीवरेज से संबंधित। और अंत में ऑपरेटिंग एफिशिएंसी की यदि हम बात करें, तो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी में कंपनी का जो एसेट टर्नओवर रेशियो है वो कम रहा है। यानी कंपनी ने अपने जो एसेट्स अचीव किए हैं, एक्वायर किए हैं, उनका वो भरपूर यूज नहीं कर पाई है। वो कैसे? क्योंकि कंपनी ने अपने जो टोटल एसेट्स हैं वो 10% बढ़ाए हैं, लेकिन इनकी जो सेल इंक्रीज हुई है वो केवल 3% इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कंपनी ने जो 279,000 के जो इनके एसेट्स थे, और वो बढ़कर के इनके 308,000 करोड़ के हो गए हैं। तो यहाँ पर ये 10% के करीब इन्होंने अपने एसेट्स को बढ़ाया है, लेकिन इनकी सेल केवल 3% ही बढ़ी है। इसलिए यहाँ पर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी में इनको पॉइंट्स नहीं मिल पाया है। तो फ्रेंड्स, ये था लार्सन एंड टूब्रो का फंडामेंटल एनालिसिस। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।